नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज हम द हिंदू से कास्ट डेटा के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। क्या इंपॉर्टेंस है कास्ट की डेटा की, उस बारे में बात करता है। यह आर्टिकल एडवोकेट पल्लवी हुड्डा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में हम न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ की बात करेंगे, जो कि लॉ सीखो के अपने इनिशिएटिव है। तो चलिए देखते हैं आज का समाचार। तो ये खबर में कैसे आया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अपहेल्ड किया गया कि ऑल इंडिया कोटा जो है नीट एग्जाम्स में, उसमें 27% जो है ओबीसी का कोटा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे आर्टिकल 15(1) है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास नहीं हो का एक एक्सेप्शन, यहाँ पर इसे नहीं मानते हुए हमें एक एक्सटेंशन मानना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का। मतलब रिजर्वेशन देना ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का। तो चलिए बात करते हैं क्या कहा है कोर्ट ने, वो जान लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा नीट केस में कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये कहा है कि कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि गुड एजुकेशन जो है, एक्सेस टू गुड एजुकेशन या फिनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये सिर्फ दो समस्या नहीं है जिसके चलते हुए हमें बैकवर्डनेस देखने को मिलती है या जिसके कारण हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, सोशल इफेक्ट, कल्चरल कैपिटल, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, बुक्स, असेंट, एकेडमिक अकम्पलिशमेंट, सोशल नेटवर्क, ये सभी शामिल होता है। तो जो बच्चे यहाँ पर बैकवर्ड क्लास से आते हैं या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनका जो लिमिटेशन है वो केवल गुड एजुकेशन और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तक ही नहीं सीमित है। उसके अलावा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यहाँ पर ये भी कहा कि कास्टलेसनेस जो है ये एक प्रिविलेज है अपर कास्ट का। कैसे ये अपर कास्ट का एक प्रिविलेज है? क्योंकि अभी तक जो कास्ट का इन्हें फायदा मिला है, कास्ट का इन्हें प्रिविलेज मिला है, जो कि ऑलरेडी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब अगर कास्टलेसनेस आती है तो इसका फायदा उन्हें अपर कास्ट को ऑलरेडी मिल ही चुका है। वही लोअर कास्ट की अगर हम पर्सन की बात करें तो वो ये अपनी कास्ट की आइडेंटिटी रिटेन करके रखता है, क्योंकि उस रिटेन करी हुई आइडेंटिटी के कारण ही उसे डिफरेंट मेजर्स का, डिफरेंट जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं उसका फायदा मिलता है। जैसे रिजर्वेशन एक उदाहरण है, दो कहीं ना कहीं जिससे हिस्टोरिकल हार्म है वो रिजर्वेशन एड्रेस करता है। उसके अलावा बताया गया है कि रिजर्वेशन जो है यहाँ पर इतनी बुरी नज़रों में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसे एज अ पॉलिटिकल टूल, एज अ पॉलिटिकल गेन इसे इस्तेमाल किया गया है ओवर द टाइम विथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। उसके अलावा यहाँ पे बात की गई है इस आर्टिकल में के दूसरे हिस्से में कि क्यों हमें कास्ट सेंसस की ज़रूरत है। अगर अभी हम देखें तो एसटी और एससी के लिए हमारे पास में डेटा है, पर वैसा ही कोई डेटा ओबीसी के लिए नहीं है। 2011 में सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन सरकार ने ये कहा कि ये डेटा अपने आप में फॉल्टी और अनरिलायबल है, जिसके बाद में उसके आंकड़े कभी बाहर आए ही नहीं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है इंदिरा साहनी केस में कि बैकवर्डनेस की जांच करने के लिए आपको सरकारों को एक प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ेगा। क्या ऑब्जेक्टिव है उसका देना, वो भी आपको बताने की ज़रूरत है कि आप रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये बैक्ड बाय डेटा होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और सारे असेसमेंट के साथ में, सारे निरीक्षण के बाद में ही रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके अलावा सेक्शन 11 जो है द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, ये कहता है कि हर 10 वर्ष पे कास्ट सेंसस जो है वो ओबीसी के लिए होना चाहिए, जिसके द्वारा जिन कास्ट को ज़रूरत नहीं है उन्हें एक्सक्लूड किया जा सकता है। अगर कोई नई कास्ट को यहाँ पर शामिल करना है तो उनको इंक्लूड किया जाए, या किसी क्लास को, किसी कास्ट, सब कास्ट को इंक्लूड करना है तो उन्हें इंक्लूड भी किया जा सकता है। इस डेटा के माध्यम से हम ये देख सकते हैं। 2011 का जैसे हमने डेटा फॉल्टी और अनरिलायबल सरकार ने बोल दिया, 2011 का ना हमारा सेंसस ऑफ इंडिया हुआ है, ना हमारा कास्ट सेंसस 2021 में, माफ कीजिए 2021 में ना हमारा सेंसस हुआ है, ना कास्ट सेंसस हुआ है कोविड पैंडेमिक के चलते हुए।
तो यहाँ पे अंत में एक और बात यहाँ पर की गई है, द कास्ट डेटा विल अनेबल इंडिपेंडेंट रिसर्चर, जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, जो अनुसंधान करते हैं, उन्हें मदद मिलेगी कि वो अफर्मेटिव एक्शन के अलग अलग कदम उठा पाए और इसका क्या इफेक्टनेस है, अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उसकी जांच कर पाए, उसके द्वारा ही आगे हम कोई कदम उठा सकते हैं। और अंत में यहाँ पर ये बताया गया है कि रिजर्वेशन नॉट क्रिएट्स द करंट डिवाइड, रिजर्वेशन जो है वो करंट डिवाइड नहीं पैदा करता है, जो मिसयूज है रिजर्वेशन का ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इसके हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में डिवाइड के लिए। चलिए न्यूज़ अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। जो पहला न्यूज़ अपडेट है ये है ग्लोबल समिट किया जा रहा है यहाँ पर रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया। तो क्या है, ये 2 दिन का समिट है जो कि हैदराबाद में हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग जो म्यूजियम के क्षेत्र में जो अनुसंधान करते हैं, जो एकेडमिशियंस है, जो ल्यूमिनरीज है, वो यहाँ पर मिलेंगे, अपनी डिफरेंट जो डोमेन एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पर शेयर करेंगे, जो अलग अलग इनकी प्रैक्टिस है फील्ड ऑफ म्यूजियम, क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है भारत और वर्ल्ड में, उस बारे में यहाँ पर इस समिट में चर्चा होगी। कल से शुरू हुआ है ये 15 और 16 फरवरी 2 दिन का ये एक कार्यक्रम है, एक समिट है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से लोग, म्यूजियम क्षेत्र के अलग अलग जो वैज्ञानिक है, जो अनुसंधान करता है, वो सारे यहाँ पर देश विदेश से आए हुए हैं। दूसरी जो खबर है ये है भारत ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग के बारे में। तो भारत एनर्जी डायलॉग जो है ये कल के दिन हुआ और इसे को चेयर ये हुआ पावर मिनिस्टर आर.के. सिन्हा और ऑस्ट्रेलिया के एनर्जी और एमिशन रिडक्शन मिनिस्टर ऑंगस टेलर के द्वारा। दोनों ही जो यहाँ पर पार्टी, इन्होंने एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी और स्टोरेज, ईवी और अलग क्रिटिकल मिनरल्स पे इन्होंने चर्चा करी। अगली खबर है सिंगर संध्या मुखोपाध्याय के बारे में। बंगाली सिंगर है, 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। कोलकाता में इनका ट्यूसडे के दिन एक बहुत लंबे समय से बीमार थी, उस बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। बताओ दूँ आपको कि पिछले ही मंथ इन्हें पद्मश्री अवार्ड कंफर्म किया गया था, लेकिन इनके द्वारा ये स्वीकार इनके और इनके परिवार के द्वारा ये स्वीकार नहीं किया गया। इनका कहना था कि ये बहुत ही कम है, इनका जो योगदान दिया है म्यूजिक की फील्ड में, उसके कंपैरिजन में ये अवार्ड बहुत ही कम है और बहुत लेट भी दिया जा रहा है। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। लीगल न्यूज़ अगर हम सबसे पहले देखें तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का, ये कहा है तेलंगाना हाई कोर्ट ने। अगर वो डिक्लेरेशन ट्रू और वॉलंटरी होता है तो यहाँ पर इसे कन्विक्शन के लिए इसे एक रीजनेबल ग्राउंड हम मान सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को। अदबीर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली जो है, सबसे पहले ये रूलिंग इस केस में स्टैब्लिश हुई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूलिंग यहाँ पर दी थी, तो उसी ही दोहराया गया है तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा। अगली जो खबर है मैट्रिमोनियल केस ट्रांसफर के बारे में है। वाइफ को यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसफर अर्जी इनकी स्वीकार की है ऑन द ग्राउंड कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इन्हें कोर्ट के आने के लिए और इनके साथ में कोई भी यहाँ पे कंपनी इन्हें नहीं करता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जो कि पिटिशनर है उनके द्वारा यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज के सामने एक अर्जी की गई थी सेक्शन 5 और सेक्शन 12(1)(b) और सी के अंतर्गत। सेक्शन 5 जो है वो कंडीशन ऑफ मैरिज बताता है और सेक्शन 12 जो है ये वॉइडेबल मैरिज का प्रावधान है। तो यहाँ पर इस अर्जी को स्वीकार करते हुए गौतम बुद्ध नगर से इलाहाबाद यहाँ पे इस पिटीशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। अगली खबर है कर्नाटक हाई कोर्ट से। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक कानून बनाया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा जिसका नाम है कर्नाटक पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसमें ऑनलाइन गेमिंग को कम्प्लीटली बैन किया गया था और इसके अंतर्गत 3 साल तक का पनिशमेंट और 1 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान रखा था, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के उसे स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग को यहाँ पर गेम ऑफ स्किल बताया गया है, ना कि गैम्बलिंग बताया गया है। तो इस ग्राउंड पे इसे यहाँ पर यहाँ पे इस कानून का एक पार्ट खारिज कर दिया गया है। तो चलिए आज का हमारा एनालिसिस यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सिको की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का